नमस्कार दोस्तों, हिंदी सरोज ऑनलाइन में मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है यूजीसी नेट जेआरएफ की। आशा करता हूं कि आप लोगों ने मिलान कर लिया होगा। तो अभी जिन लोगों ने तैयारी शुरू की है, पहली बार जो नेट का एग्जाम देने वाले हैं या फिर जो दूसरी तीसरी बार देने वाले हैं, लेकिन सिलेबस में जिनको डाउट है, जो जिनको लग रहा है कि क्लियर नहीं हो पाएगा, वो अभी से तैयारी शुरू कीजिए। बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। हमारा कोर्स शुरू हो चुका है। टारगेट 24 बैच जो कि दिसंबर 2024 में होने वाले अपने यूजीसी नेट जेआरएफ को टारगेट करके चल रहा है और इसमें बहुत सी क्लासेस हो भी चुकी हैं, जिसमें यूनिट 2 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो चल रही है हमारे चैनल पर। तो आज का हमारा डिस्कशन क्या है कि हमें किस प्रकार पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटजी किस हिसाब से बनाएं, किस किस यूनिट को कैसे कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले हम सिलेबस को जानेंगे अच्छे से कि यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी का सिलेबस क्या है, आखिरकार हमें क्या पढ़ना है, क्या हम छोड़ सकते हैं, किसमें हम नंबर ज्यादा गेन कर सकते हैं, या फिर कौन सी इतनी डिफिकल्ट है जो हमें समझ नहीं आएगी, उसको हम स्किप करें या फिर उसमें क्या करें। कम से कम जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं जिनका लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं रहता है, वो कम से कम हम अटेम्प्ट करके आए, उनको ठीक करके आए। तो हम कहाँ से क्या पढ़ाई करें, पूरा सिलेबस इस क्लास में हम जानेंगे और अलग अलग टाइप की जो किताबें हैं जो हमें चाहिए पढ़ने के लिए, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। कंप्लीट बुक लिस्ट आपको बताऊंगा, कंप्लीट सिलेबस आपको बताऊंगा, किस प्रकार से हमें पढ़ाई करनी है, तैयारी कैसे करें कि टाइमली हमारा कोर्स पूरा हो जाए, 2 बार रिवीजन हो जाए और एग्जाम क्लियर करने में हमें कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। तो इसके बारे में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप लोगों को फ्री में पूरा कोर्स यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी का दिसंबर के एग्जाम के लिए आपको मिल सके। मैं आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करा के दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि है क्या, एग्जाम होता कैसे है। तो 2 पेपर आते हैं इसमें, एक पेपर 1 आता है, एक पेपर 2 आता है। पेपर 1 जो है वो सबके लिए कॉमन होता है। पेपर 1 कॉमन होता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, जो कि सभी को बराबर तैयारी करनी होती है इसकी। इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में। ये 100 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 नंबर का ये पूरा पेपर होता है पेपर 1। और पेपर 2 जो है हमारा हिंदी का, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर निर्धारित हैं, यानी कि ये हो गया हमारा 200 नंबर का। और दोनों पेपर को मिला के 300 नंबर से हमारे मार्क्स हमें मिलते हैं। पूरा पेपर हमारा 300 नंबर का होता है। आज हम डिस्कशन शुरू करते हैं इकाई 1। ये देखिए इसमें 10 इकाइयां हैं, 10 यूनिट में बांटा हुआ है हमारा सिलेबस और प्रत्येक इकाई का अपना अलग अलग महत्व है। किसी में से कम क्वेश्चन आते हैं, किसी में से ज्यादा आते हैं। तो किसको हमें किस प्रकार तैयार करना है। हिंदी भाषा और उसका विकास, इकाई 1 में हिंदी भाषा और उसका विकास है। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं जैसे पाली, प्राकृत, और ये फिर आ जाती हैं शौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। ये आता है अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी। देखिए दोस्तों, पहले यूनिट से हमारे 4 क्वेश्चन पक्के हैं, 4 क्वेश्चन इससे आने हैं और हमेशा आते भी हैं। 4 के 5 हो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं आते हैं इसमें। और इसमें इस वाली इकाई में जो है
वो निर्धारित है एकदम कि कहां से प्रश्न देना है। तो एक प्रश्न तो हमारा यहां से बनता है, शोरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, ये जो हमारी प्राचीन आर्य भाषाएं हैं, इनकी जो बोलियां हैं, इनसे एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है हमारा बोलियों का। जिन्होंने एक दो बार एग्जाम दिया है वो अच्छे से जानते होंगे कि हिंदी से बोलियों पर एक प्रश्न अवश्य आता है। पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, ये जो उपभाषाएं दे रखी हैं, उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। और एक क्वेश्चन कहां से आता है हमारा? एक क्वेश्चन हमारा यहां से आता है, राजभाषा। राजभाषा जो संविधान की स्थिति है, राजभाषा को लेकर, हिंदी को लेकर कुछ अनुच्छेद हैं संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे कुछ अनुच्छेद हैं जो कि महत्वपूर्ण हो जाते हैं नेट जेआरएफ की दृष्टि से। इनसे एक प्रश्न बिल्कुल जरूरी आता है। बहुत छोटा सा इसका दायरा है यूनिट 1 का कि हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें बोलियां पढ़नी है, उपभाषाएं पढ़नी है, हमें अनुच्छेद पढ़ने हैं, और देवनागरी लिपि से एक प्रश्न अवश्य आता है। देवनागरी लिपि से एक प्रश्न अवश्य आएगा, हमें इसको तैयार करना है। फिर संचार माध्यम से कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है, संचार माध्यम से पूछेगा, ये रेयरली पूछता है। संचार माध्यम से हर बार प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन आ सकता है, जैसे कि अब की बार इसमें से एक प्रश्न आ गया था। ये जो पोर्शन है हमारा व्याकरण का पोर्शन, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इनमें से कोई आवश्यक नहीं है प्रश्न पूछेगा, और बहुत कम ही पूछा जाता है, बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वो व्याकरण से प्रश्न पूछे। ठीक है। ध्वनियों से, ध्वनियों का जो उच्चारण है, ध्वनियों का उच्चारण है, उससे अवश्य ही एक क्वेश्चन आता है। एक प्रश्न आता है हमारा ध्वनि से कि कौन सी ध्वनि का उच्चारण कहां से होता है। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण के आधार, यहां से एक प्रश्न जरूर आता है। तो ये यूनिट 1 में हमें सेलेक्टिव स्टडी करनी है, बिल्कुल बहुत ज्यादा डीपली इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। इसमें से कोई प्रश्न आता है तो वो हमें अवश्य ही आना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान ये यूनिट है और इसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। तो ये 4 प्रश्न इसमें से आएंगे, एक बोलियों से, एक संविधान के अनुच्छेद से, एक देवनागरी लिपि से और एक ध्वनि वाला। ये 4 प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलेंगे किसी भी नेट जेआरएफ के एग्जाम में। इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है? देखिए, अगर आपको बिल्कुल डीप स्टडी करना है, आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, खाली पढ़ना ही आपका काम है आज के दिनों में, तो आप भोलानाथ तिवारी की हिंदी भाषा का इतिहास, ये बुक लेके आए, इसको पढ़ें, डीपली स्टडी करें। आगे भी चल के आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या फिर टीचर बनेंगे, तब आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा इसका पढ़ा हुआ। और अगर आपके पास समय की कमी है, आपको कहीं और कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो पीवाईक्यू जरूर पढ़िए। यूनिट 1 के लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीप स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, तो पीवाईक्यू के लिए यूथ कंपटीशन वाली एक किताब आती है पीवाईक्यू सीरीज करके, इसको आप ले सकते हैं और इससे आप यूनिट 1 की तैयारी बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से हो जाएगी। पहले जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैक्सिमम उसी में से पूछता है, और ये जो यूनिट है यूनिट 1, ये आसानी से तैयार हो सकती है। एक गाइड रखें, दृष्टि की गाइड, ये भी बहुत अच्छी गाइड है। जितनी भी गाइडें मैंने आज तक देखी हैं यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के लिए, ये ही गाइड मुझे सबसे सही लगी है। ये द्वितीय संस्करण की फोटो लगी हुई है, लेकिन अभी इसका
चौथा संस्करण आ चुका है, जो कि जिसमें काफी चेंजेस हैं, कई बदलाव हैं, उसमें कुछ ऐड किया हुआ है, कुछ चीजें बदल दी गई हैं। तो अगर दृष्टि की गाइड अगर आप खरीद रहे हैं तो चतुर्थ संस्करण खरीदिएगा। चतुर्थ संस्करण खरीदना है इसका। एक गाइड आपके पास अवश्य ही होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपके पास ये सारी किताबें होनी बहुत जरूरी हैं। अगर ये सारी किताबें आप खरीद के पढ़ने लग गए तो हम क्या करेंगे, हम भी आप लोगों को पढ़ाते हैं इन्हीं किताबों से मैटर इकट्ठा करके, जो कि ऑथेंटिकेटेड बुक्स हैं, रामचंद्र शुक्ल की है, नगेंद्र की है, बच्चन सिंह की है, भोलानाथ तिवारी है, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु की है। इन किताबों से मैटर इकट्ठा करके और हम लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग किताब नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ स्थितियां होती हैं। अगर आप खरीद पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपके पास समय है इतना पढ़ने का, तो आप इनको जरूर पढ़िए। और अगर प्रॉब्लम है, नहीं खरीद पा रहे हैं, तो मैं कहूंगा एक गाइड यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी के लिए दृष्टि वाली एक गाइड खरीद लीजिए, और एक रामचंद्र शुक्ल का इतिहास वो वाली पुस्तक खरीद लीजिए। ये तो बहुत जरूरी है ही आप लोगों के लिए, अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है। ठीक है, तो ये किताबें हैं यूनिट 1 के लिए। आगे चलते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 जो है ये बहुत गहरा समंदर है, इसमें आप जितना पढ़ें उतना ही कम है। देखिए, कहने के लिए तो इसमें बस 4 काल हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। कहने के लिए तो इसमें हमें 4 काल पढ़ने हैं, लेकिन इसके अंतर्गत इतना सारा गहरा विषय है, आप जितना भी पढ़ें उतना कम है। ठीक है, तो यूनिट 2 के लिए अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है, यूनिट 2 को नहीं छेड़ा है, तो आज से ही शुरू कीजिए। अगर आप दिन में 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे उसमें से आप यूनिट 2 को देंगे ही, नहीं तो जेआरएफ क्लियर होना बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों को बिल्कुल डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको तल्लीनता से इसको पढ़ना पड़ेगा, शौक के तरीके से पढ़ना पड़ेगा, डूबकर इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी यूनिट 2 की तैयारी पक्की हो सकती है। और यही आगे चलकर हमें काम आता है, जब हम आगे चलकर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कोई टीचर बनते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर क्लास में काम आता है। ये सिलेबस जो है सेम एचपीएससी वालों के लिए भी है, बिल्कुल डिट्टो यही मैटर जो है ये हमें एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी पढ़ना है। तो अगर आप चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे हरियाणा पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, आपका सिलेबस एकदम सेम है, कोई भी अलग नहीं है। ये यूनिटें सबकी बराबर है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये यूनिटें पढ़नी ही हैं। तो यूनिट 2 के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत जरूरी है पढ़ना इसको। इसकी भाषा थोड़ी जटिल है, लेकिन इस किताब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अभी हमारा जो बैच चल रहा है उसमें मैंने जो मैटर इकट्ठा किया है उसकी क्लास अलग से हो रही है, फिर उसके साथ में मैं ऐड ऑन कर रहा हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से, जो कि एकदम ऑथेंटिकेटेड है, और इससे प्रश्न भी बहुत सारे पूछे जाते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में। इसीलिए ये किताब जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी भाषा जैसा कि मैंने पहले कहा है बहुत जटिल है। इसे समझना पड़ेगा आपको, पहली बार पढ़ के इसको समझ में आ ही नहीं सकता किसी को, चाहे कोई बड़े से बड़ा विद्वान हो। लेकिन शुक्ल जी की किताब को एक बार पढ़ेंगे तो समझ आएगा ही नहीं। इसीलिए मैं इसमें से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो मैं क्लास में कवर नहीं कर पाता हूं, वो मैं इसी किताब से, और एक दृष्टि की गाइड है, एक डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ है, इनसे मिलाकर मैं आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूं। तो बहुत ज्यादा किताबें खरीदने के लिए मैं आप लोगों को कहूंगा ही नहीं। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं
तो आप लोगों को इतनी किताबें खरीदने की, सिर खपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना मैं पढ़ा दूं उतना मोर देन सफिशिएंट है आपका नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए। तो यूनिट 2 की तैयारी करने के लिए आपको हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब लगेगी, डॉक्टर नगेंद्र की। अगर आपको भाषा मुश्किल लग रही है शुक्ल जी के इतिहास की, तो आप शुरुआत कीजिए डॉक्टर नगेंद्र की किताब से। डॉक्टर नगेंद्र की किताब की जो भाषा है वो बहुत ही सरल है, समझने लायक है, एक बार में पढ़ने से समझ में आ जाती है। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है, डीपली स्टडी करना है, तो आपको ये पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। वन लाइनर बुक है हमारी हिंदी भाषा एवं साहित्य, ये है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की। ये भी अच्छी खासी किताब है, ऑथेंटिकेटेड बुक नहीं है, ये गाइड है, आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं इसके दम पर, ठीक है। लेकिन तैयारी के लिए ये भी एक अच्छा मैटर हम लोगों को आसानी से उपलब्ध करवा देती है, इसलिए मैंने इस किताब को इंक्लूड किया है। और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह की किताब, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में हमको छायावाद तक ही मिलता है। इससे आगे जो हमें पढ़ाई करनी है, आधुनिक जो आधुनिक साहित्य का इतिहास जो है वो हमें पढ़ना है बच्चन सिंह के बुक से, जो कि आसान भाषा में भी है और पूरा उसमें हिंदी का जो आधुनिक काल है वो अच्छे से दिया हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या मैटर हमें तैयार करना है। तो इसमें हिंदी साहित्य है इतिहास दर्शन, इतिहास लेखन की पद्धतियां, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से प्रश्न अवश्य बनता है। आगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, किस किसने क्या नाम दिया है, आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियां, उस समय पर किस प्रकार का साहित्य लिखा गया। इसमें हमें रासो साहित्य पढ़ना है, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की पहेलियां, हिंदी कविताएं, विद्यापति की पदावली, लौकिक साहित्य, ये जो है हमें आदिकाल में पढ़ना है। हमारा जो नया बैच शुरू हुआ है उसमें हमने भक्ति काल तक कंप्लीट कर लिया है। भक्ति काल के अंदर जो ज्ञानाश्रयी शाखा आती है वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे भक्ति काल में क्या पढ़ना है हमें, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य की प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य, ये हमें भक्ति काल में पढ़ना है। देखने में हमें ये 2 लाइनें लग रही हैं कि बहुत थोड़े से मैटर है, इसमें बहुत कम टॉपिक हैं, लेकिन जब हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है बहुत गहरा समंदर है, ठीक है। और भक्ति काल के लिए जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए आचार्य शुक्ल जी के कथन हो जाते हैं, उनकी मान्यताएं हो जाती हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कोई अपना एक इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, हाँ इतिहास से रिलेटेड उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, जिनका मैटर कंबाइन करके मैं आप लोगों को भक्ति काल में, या फिर ये कहिए कि पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास में वो बराबर महत्व रखते हैं आचार्य शुक्ल के, इसलिए उनके कथन भी मैं उनकी जो ऑथेंटिकेटेड बुक्स हैं उनमें से निकाल के आप लोगों को कोर्स करवा रहा हूं। रीतिकाल में हमें क्या पढ़ना है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, इसमें हमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों को पढ़ना है। रीति कवियों का आचार्यत्व पढ़ना है, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। देखिए रीतिकाल में हमें रीतिकालीन जो कवि हुए हैं उनका वर्गीकरण, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, इसमें से प्रश्न बनता है, इसको हमें तैयार करना है। रीतिकालीन कवियों का क्रम जो है वो हमें याद रखना है, इनके जन्म के अनुसार इनका क्रम क्या है, इनकी जो काव्य कृतियां हैं उनका प्रकाशन वर्ष और उनका क्रम,
हमें याद होना चाहिए किसने कौन सी काव्य का प्रकाशन किया है, कब किया है, ये सब हमें याद होना है और इसको हमें तैयार करना है। आधुनिक काल में हमें क्या पढ़ना है? आधुनिक काल में हमें हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, ये क्या क्या है, ये सब हमें इसमें पढ़ना है। द्विवेदी युग को पढ़ना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इनके युग में कौन कौन से प्रमुख रचनाकार हुए हैं, उनका क्रम हमें याद करना है, इनका क्रम हमें याद करना है। जन्म के हिसाब से उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको हमें याद रखना है। और नवजागरण, सरस्वती, ठीक है, स्वतंत्रतावाद और प्रमुख कवि, ये हमें इनके देखने हैं और इनको भी हमें डीपली ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से नाम हमें दे दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, उसके प्रमुख कवि, इतना लिख देना बहुत सफिशिएंट है। इसके अंडर में जितना भी आता है वो हमें पढ़ना ही है और बहुत मजेदार तरीके से हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागादौड़ी नहीं, और कोर्स हमारा पूरा होता ही दिखेगा। छायावाद में छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं पढ़नी हैं, छायावाद के प्रमुख कवि हमें पढ़ने हैं, प्रगतिवाद की अवधारणा क्या थी, प्रगतिवाद काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता, ये जितने भी छायावाद के अंतर्गत में आए हैं प्रमुख कवि हैं, इनका क्रम हमें याद करना है, इनकी रचनाएं हमें याद करनी है। रचनाओं का प्रकाशन वर्ष हमें पता होना चाहिए। क्रम से लगाने वाला और मिलान वाला जो प्रश्न है वो पूछ लेते हैं। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हैं, इनको हम किससे पढ़ सकते हैं? इसके लिए हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की बुक आती है, रामचंद्र तिवारी की बुक आती है इसके लिए, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, इसकी रामचंद्र तिवारी वाली किताब आती है। अगर आपके पास समय है, बहुत डीप स्टडी आप कर सकते हैं, तो इस किताब से गद्य विधाओं को आप तैयार कर सकते हैं बिना झिझक। इस किताब से आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। इसमें हमें क्या पढ़ना है? हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना। इसमें ये जो है हिंदी उपन्यास से लेके हिंदी निबंध तक, इन्हें हमें अच्छे से तैयार करना है और उन रचनाकारों को हमें गहन रूप से पढ़ना है जिनके उपन्यास हमारे अगली यूनिट में लगे हुए हैं। हिंदी उपन्यास की एक हमारी अलग से यूनिट है, उसमें जो जो उपन्यास लगे हुए हैं उनके जो रचनाकार हैं उनके बारे में हमें ईच एंड एवरी जानकारी लेनी ही पड़ेगी। ये मैं किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि हम इस वाली यूनिट में अगर इसको तैयार कर लेते हैं, इकाई 2 के अंतर्गत अगर हम हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में जो रचनाकार हमारे लगे हुए हैं उनको हम यहां पे तैयार कर लेते हैं, तो अगली जो यूनिटें हैं हमारी हिंदी उपन्यास की, नाटक और कहानी वाली, निबंध वाली जो यूनिटें हैं, उसमें हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी पढ़ने में। ठीक है, तो जो उपन्यासकार, जो कहानीकार, जो नाटककार, जो नाटक हमारे लगे हुए हैं सिलेबस में, उनके जो रचनाकार हैं उनके बारे में हमें अच्छे से इस वाली यूनिट में तैयारी कर लेनी है ताकि हमें आगे आसानी हो जाए। तो इसमें प्रेमचंद और पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, गोदान लगा हुआ है। हिंदी उपन्यास में अगली यूनिट में हम देखेंगे गोदान है, गोदान को हमें पढ़ना है, उसको पूरा अगर पढ़ लें तो बेस्ट है।
नहीं तो उसकी जो मेन जो पंक्तियां हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसकी भूमिका क्या है वो हमें जाननी है। प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक, परवर्ती का मतलब बाद के, प्रेमचंद के बाद के जो उपन्यासकार हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना है। हिंदी कहानी में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन, प्रमुख कहानीकार, इनको हमें हिंदी कहानी के अंतर्गत पढ़ना है। नाटक में हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रायोत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक, इसके अंतर्गत हमें ये पढ़ना है। और नाटक विधा में भी जो हमारे नाटक लगे हुए हैं उनके जो रचनाकार हैं उनके और जो नाटक हैं वो हमें याद रखने हैं, उनके क्रम हमें याद रखने हैं, प्रकाशन वर्ष हमें याद रखने हैं। नाटक को जो है वो कई खंडों में विभाजित किया होता है, तो किस नाटक के कितने खंड हैं हमें याद होना चाहिए और उनके क्रम से नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है कि खंडों को नामों से वर्गीकृत कर दिया है, तो हमें पता होना चाहिए किस खंड का क्या नाम है और इनका क्रम क्या है। ये प्रश्न भी बहुत पूछे जा रहे हैं नेट जेआरएफ में। प्रमुख नाट्यकृतियां, प्रमुख नाटककार, हिंदी एकांकी, रंगमंच और विकास के चरण, लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, ये जो है ये वाला पोर्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हमें या ये वाली तैयारी यहां से लेके और यहां तक ये तैयारी हमें एकदम चौकस कर लेनी है। हिंदी निबंध, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। यहां पर जब हम प्रमुख निबंधकार पढ़ेंगे तो हमारे सिलेबस में जो निबंध लगे हुए हैं उनके जो रचनाकार हैं उनके बारे में हमें पूरी जानकारी इकट्ठा करनी है, उसे अच्छे से तैयार करना है। हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। आगे हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, ये जो यूनिट 10 में हम पढ़ने वाले हैं जो गद्य विधाएं लगी हुई हैं वो हमें इस वाली यूनिट में उसकी तैयारी शुरू कर देनी है। रेखा चित्र क्या होता है, संस्मरण क्या होता है, यात्रा सिद्ध साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टा, डायरी, किसने क्या क्या लिखा है, रचनाकारों का नाम, उनकी रचनाएं, उनका क्रम, हमें इससे याद कर लेना है। ये काम अगर हम कर लेंगे तो हमारी 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 ये जो 4 यूनिटें हैं ये हमारी एकदम पक्के तौर से तैयार हो जाएंगी और यहीं से हमारी परसेंटेज भी बनेगी। जिनका नेट क्लियर होना है वो अगर 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 यूनिट तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो उनका नंबर जेआरएफ तक पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इनको हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके लिए ये किताबें हैं जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, शुक्ल जी का इतिहास, नागेंद्र जी का इतिहास, सरस्वती पांडे वाली वन लाइनर और बच्चन सिंह का इतिहास, ये हमें पढ़ लेना है। आगे साहित्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र में हमें क्या पढ़ना है। साहित्य शास्त्र देखिए बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा अभी तक या फिर रुचि नहीं है पढ़ने में, और अगर बीए और एमए में पढ़ा है इसके बारे में तो बहुत अच्छा है। अगर जिसने नहीं पढ़ा है वो ये वाली पुस्तक लें, भारतीय काव्य शास्त्र, तारकनाथ बाली वाली, और जो पढ़ चुका है ऑलरेडी उसके लिए निशा अग्रवाल वाली पुस्तक, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। अगर बोरिंग लगता है आपको ये पढ़ना तो मेरे साथ तैयारी कीजिएगा, आप लोगों को एकदम आराम से दिलचस्पी लेकर आप पढ़ेंगे। इस प्रकार आपकी यूनिट में तैयार करवा दूंगा। इसमें हमें पढ़ना क्या है, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय, ये हमें इस वाले से पक्का प्रश्न आता है। संप्रदाय और सिद्धांत से रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, इससे एक प्रश्न जरूर आता है। जून वाला जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें इस वाली इकाई से खूब प्रश्न आए थे, तो इस इकाई को हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। चाहे हमें इसमें रुचि है चाहे नहीं है, हमें इसको पढ़ना ही है।
इसमें हमें शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, इसको पढ़ना है। मैं आपको नोट्स ही इसके ऐसे बना के दे दूंगा, इस प्रकार आपकी क्लास करवा दूंगा कि आपको और बाहर कुछ भी पढ़ने की, किसी भी किताब को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमें प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रास्ती विवेचन विरेचन सिद्धांत, ये हमें इसमें पढ़ना है। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कोलरिज, टी.एस. एलियट, ए.आई. रिचर्ड्स, इनके हमें सिद्धांत पढ़ने हैं। इसमें क्या है, हमें इन सभी का क्रम याद रखना है, इनकी रचनाएं हमें याद रखनी है। मिलान वाला प्रश्न आता है हमेशा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र वाला, उसमें मिलान करना होता है कि किस साहित्य शास्त्रविद की कौन सी रचना है। कई बार इनकी रचनाओं को क्रम से लगाना आ जाता है, तो प्रकाशन वर्ष इनका ध्यान रखना है हमें कि कौन सी पहले है कौन सी बाद में है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें से आते हैं, तो हमें इसको पक्का तैयार कर लेना है। इसमें से एक प्रश्न यहां से आएगा, इनके सिद्धांत से आएगा एक प्रश्न इनकी रचनाओं से आ जाएगा, एक क्रम से लगाने वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से बनेंगे जो कि हमें तैयार कर लेने हैं। अगर आपको ये यूनिट मुश्किल लगती है तो इसको आप जरूर से इस चैनल पर देखिएगा, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी और जितना करवा दूंगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 जो है ये आपको कोई ऑथेंटिकेटेड बुक में नहीं मिल पाएगी, इसलिए इसको तैयार करने के लिए दृष्टि वाली गाइड जो है ये मेरे हिसाब से बेस्ट बुक रहेगी। इसमें हमें पढ़ना क्या है, वैचारिक पृष्ठभूमि में भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतीय इंदौर, हिंदी नवजागरण। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न इस यूनिट से नहीं आते हैं इससे बहुत ज्यादा प्रश्न, इसमें से 2 या 3 प्रश्न आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है इस यूनिट से प्रश्न आते ही नहीं हैं। लेकिन हमें ये सोचकर नहीं चलना है, इनमें से एक प्रश्न जरूर आता है। क्या? गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, ये जो दर्शन है, जो हिंदी वाले जो दर्शन हैं, कौन से? गांधीवादी, अंबेडकर, लोहिया और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। इससे एक प्रश्न आपको आना ही आना है। तो सेलेक्टिव स्टडी करनी है कुछ यूनिट्स में, हमें कुछ यूनिट्स को हमें बहुत डीपली पढ़ना है। स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे तभी हमारा दिसंबर तक क्लियर हो पाएगा, उसको हम रिवाइज कर पाएंगे, PYQs हम सोल्व कर पाएंगे। अगर स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है, कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं, तो मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं दिसंबर तक आपका कोर्स पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो स्मार्ट स्टडी करना है, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क हमें करना है अगर नेट JRF क्लियर करना है तो। आगे चलते हैं इकाई 5। इकाई 5 में हमें क्या पढ़ना है? हिंदी कविता। इसमें भी जो कविताएं लगी हुई हैं उनके कुछ अंश हैं, कुछ पार्ट हैं जो हमें तैयार करने हैं। पूरी कविता हमें तैयार नहीं करनी है। जैसे पृथ्वीराज रासो में रेवा तट, खाली रेवा तट हमें पढ़ना है। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां हमें पढ़नी है। विद्यापति की पदावली में भी पद संख्या 1 से 25 ही पढ़ना है, हमें पूरा नहीं पढ़ना है। जायसी ग्रंथावली से नागमती वियोग खंड खाली पढ़ना है। कबीर से पद संख्या 160 से 209 हमें पढ़ना है और इसको तो अवश्य ही तैयार कर लेना है। इससे एक प्रश्न बिल्कुल आता ही आता है, आने को 2 भी आ जाएं, लेकिन इसमें से एक प्रश्न तो जरूर आना है आपके नेट के एग्जाम में। इसलिए कबीर वाला जो है पोर्शन ये हमें तैयार कर लेना है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, पद हैं वो हमें पढ़ने हैं, उनका अर्थ हमें समझना है। उसके अंदर जो कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं उनके अलग अलग अर्थ मानकर चले हैं, कबीर जी ने इस्तेमाल किए हैं। उन अर्थों को हमें पढ़ना है, उन्हें याद करना है, किस वर्ड के लिए और क्या मीनिंग उन्होंने रखा है। ये भी प्रश्न बहुत चलन में है, ट्रेंड में चल रहा है। कबीर जी का एक दोहा दे देते हैं और उसमें से कोई एक शब्द पकड़ लेते हैं, पूछ लेते हैं कि इस शब्द का कबीर जी के
हिसाब से क्या अर्थ होगा, इस दोहे के हिसाब से, इस पद के हिसाब से इसका क्या अर्थ है वो हमें बताना होता है। सूरदास का भ्रमर गीत सार पद संख्या 21 से 70 हमें पढ़ना है। रामचरितमानस का उत्तरकांड लगा हुआ है हमारे सिलेबस में। बिहारी सतसई की दोहा संख्या 1 से 50 हमें पढ़नी है। घनानंद का कवित्त हमें पढ़ना है, वो भी कवित्त संख्या 1 से 30 तक। मीरा का प्रारंभ के 20 पद हमें पढ़ने हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास, देखिए इसमें नहीं दिया है हमें कि कौन कौन से पद हमें इसमें पढ़ने हैं, तो प्रिय प्रवास का हमें पूरा ही देखना पड़ेगा। इसमें खाली प्रिय प्रवास लिख के छोड़ दिया है, तो इसमें से कहीं से भी प्रश्न आ जाएगा। अब प्रिय प्रवास अगर हम पढ़ने बैठ गए तो आप ये लगा लीजिए 1 महीना तो प्रिय प्रवास पढ़ने में और समझने में ही हमारा चला जाएगा। इसीलिए हमें इसका क्या पढ़ना है, हमें इसकी भूमिका पढ़ लेनी है, इसके पार्ट्स पढ़ लेने हैं, खंड कौन कौन से हैं, किस किस खंड में क्या क्या है, उनका हमें क्रम याद कर लेना है, और जो प्रमुख पंक्तियां हैं इसकी वो हम तैयार करेंगे। पूरा पढ़ेंगे तो सिलेबस कभी कवर नहीं हो पाएगा, स्मार्ट स्टडी करना है। मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं इनका भारत भारती हमें पढ़ना है। साकेत का नवम सर्ग ओनली पढ़ना है हमें। जयशंकर प्रसाद की आशु और कामायनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे भी प्रश्न बनना ही बनना है। तो ये 3 मैंने आपको बता दिए। कबीर से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा, प्रिय प्रवास से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा, जयशंकर प्रसाद की आंसू कामायनी से एक प्रश्न बनेगा। तो इनको हमें तैयार कर लेना है। कामायनी में हमें 3 ही सर्ग पढ़ने हैं, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। वैसे इसमें 15 सर्ग हैं टोटल, हमें ये 3 सर्ग ही पढ़ने हैं सिलेबस में। इन 3 सर्गों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, निराला की कौन कौन सी कृतियां हमें पढ़नी है। जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, यहां से एक प्रश्न अवश्य ही आएगा। राम की शक्ति पूजा जो है थोड़ी सी बड़ी कविता है, लेकिन इसे भी हमें पूरा पढ़ेंगे हम। इतनी भी बड़ी नहीं है कि ना पढ़ पाएंगे, पूरा इसकी व्याख्या हम देखेंगे। कहाँ क्या अर्थ है, कहाँ क्या अलंकार है, कवि क्या कहना चाहता है, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। कुकुरमुत्ता हमें पढ़ना है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये हमें निराला जी की कविताएं तैयार करनी है। किस काव्य संग्रह में ये कविताएं संग्रहित हैं, ये हमें बहुत जरूरी है याद रखना। इसमें से भी प्रश्न आता है। काव्य संग्रह, किस काव्य संग्रह में कौन सी कविता संकलित है, ये हमें याद करना है, इससे भी प्रश्न बनता है। और मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसमें से प्रश्न बनना एकदम नॉर्मल सी बात है, जनरल है वो क्वेश्चन जो आता है वो उसका लेवल डिफिकल्ट में गिना ही नहीं जाता है, वो इजी क्वेश्चन में काउंट होता है। सुमित्रा नंदन पंत का हमें पढ़ना है परिवर्तन और प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा का बीन भी हूं मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ये महादेवी वर्मा जी की हमें तैयार करनी है, इसमें से भी एक प्रश्न बनता है। ये वाली जो कृति है द्रुत झरो, ये सुमित्रानंदन पंत जी की है, ये हमारे सिलेबस में गलत दिया हुआ है। महादेवी वर्मा जी की ये कृति नहीं है, ये सुमित्रानंदन पंत जी की है। जिसने अभी तक नहीं पता किया है वो इसे चेंज कर लीजिए अपने सिलेबस में कि सुमित्रानंदन पंत के अंतर्गत हमें पढ़ना है। और उसी प्रकार से ये जितने भी रचनाकार लगे हुए हैं इनका जन्म वर्ष हमें कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि क्रम से लगाने वाला प्रश्न रचनाकारों का इससे अवश्य ही आता है। तो इस यूनिट से मैं 5 प्रश्न अभी तक आप लोगों को बता चुका हूं जहां से आएगा। रामधारी सिंह दिनकर का तृतीय अंक उर्वशी का हमें पढ़ना है।
रश्मि रथी हमें पढ़ना है। नागार्जुन की कालिदास, बादल को घिरते देखा, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूं। ये काव्य कृतियां इनकी हमें पढ़नी है। अज्ञेय जी की कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हमें पक्का तैयार करना है। कितनी नावों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। मुक्तिबोध की भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, बहुत बड़ी बड़ी ये कविताएं हैं, लेकिन जितना हो सके हमें इनकी पंक्तियां पढ़नी है और उनका व्याख्या हमें याद कर लेनी है। धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी हमें अच्छे से तैयार करना है। इनमें से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट को हम तैयार करेंगे हमारे नोट्स से, कविताएं पढ़ के उनमें से मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनवाऊंगा। उससे अगर आप तैयारी करेंगे तो अवश्य ही इसमें भी यूनिट नंबर 5 में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी चल पड़ते हैं हम यूनिट नंबर 6 में। हमें क्या पढ़ना है? हिंदी उपन्यास। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, हिंदी की जो गद्य विधाएं हैं उन्हीं में हमारी तैयारी शुरू कर लेनी है। इकाई 6, 7, 8, 9, 10 की आधी तैयारी वही हो जाएगी हमारी। फिर हमें खाली उपन्यास पढ़ने हैं, उनके मुख्य पात्र पढ़ लेने हैं। पात्र कौन कौन है ये हमें पता होना चाहिए। इनकी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष हमें पता होना चाहिए। सारे उपन्यास पढ़ लेना, हंसी खेल नहीं है, कोई नहीं पढ़ पाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है वो हमें पढ़ने हैं। बाकी सबके नोट्स हमें तैयार कर लेने हैं, जो कि मैं आप लोगों को करवाऊंगा। इसमें हमें पात्र, प्रकाशन वर्ष, इनकी भूमिका हमें पढ़ लेनी है। भूमिका से प्रश्न बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भूमिका इनकी, ये हमें तैयार कर लेना है। और इनकी प्रमुख पंक्तियां जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा ही। प्रमुख पंक्तियां जो हैं इसमें से कथन आते हैं कि कौन सा कथन किस पात्र का है, वो प्रमुख पंक्तियों से हमारा तैयार हो जाएगा। 13 उपन्यास टोटल हमारे लगे हुए हैं, ये 13 के 13 हमें नहीं पढ़ने हैं। इनके जो मैटर है वो मैं आप लोगों को तैयार करवाऊंगा। इसमें से हमें गोदान एक पूरा पढ़ लेना है और शेखर एक जीवनी, आगे मैलाचल आपका बंटी भी बहुत ही अच्छा उपन्यास है, पढ़ने में भी मजा आएगा। और इसको ये 3 उपन्यास तो आप पढ़ लेना। अगर बुक नहीं मिल पाती है तो लाइब्रेरी से बुक लेके आना, लाइब्रेरी से नहीं मिलती है तो पीडीएफ में अवेलेबल करवाऊंगा। पीडीएफ से पढ़ने में वो मजा नहीं आएगा जो किताब से आएगा। मैं तो कहूंगा कि किताब से ही पढ़ें। पीडीएफ दूंगा तो उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा, उससे पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो उपन्यास को हमें किस प्रकार तैयार करना है समझ में आ गया होगा। उपन्यास के खंड, उनकी संख्या हमें याद रखनी है, उनके नाम हमें याद रखने हैं। कौन कौन से उपन्यास लगे हुए हैं? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, लेखकों का नाम, उनके अन्य उपन्यास हमें पता होने चाहिए। शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल, झूठा सच, मानस का हंस, तमस, राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी, धरती धन्ना अपना। जिसने अभी जून वाला एग्जाम दिया है उसको पता है कि यहाँ से क्रम का प्रश्न भी आता है, मिलान का प्रश्न भी आता है। तो प्रकाशन वर्ष हमें उपन्यासों का, उपन्यासकारों का क्रम हमें याद रखना ही है। ऐसे ऐसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहे भी कोई भी हो, हरियाणा वाला हो, यूपी वाला हो, राजस्थान वाला हो, एमपी वाला हो, कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, हमें तैयार हो जाना है। इकाई 7 में क्या पढ़ना है हमें? इकाई 7 हमारी कहानी वाली।
इकाई है। 21 कहानियां टोटल हमारी लगी हुई हैं, इन्हें हमें तैयार करना है। क्या क्या पढ़ना है इसमें? हमें ये पता करना है कि कौन सी कहानी किस कहानी संग्रह में संग्रहित है, संकलित है, हमें पता होना चाहिए। कहानी संग्रह का नाम, उसका प्रकाशन वर्ष और उसमें कौन कौन सी कहानियां लगी हुई हैं, कौन कौन सी कहानियां संग्रहित हैं जो सिलेबस में है हमारे, उसके अलावे कौन कौन सी कहानियां और उस कहानी संग्रह में संकलित हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। कहानी में जो है वो प्रकाशन वर्ष के अलावा हमें इनके पात्र याद रखने हैं, कौन कौन से पात्र हैं। भूमिका हमें पढ़नी है, शुरू में जो भूमिका आती है वो हमें पढ़नी है। कहानी वाली जो यूनिट है, ये कहानियां हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कहानियां जो है बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं होती और पढ़ने में भी इनको मजा आता है, तो इनको आराम से हम तैयार कर सकते हैं। इसमें आजकल संख्या वाला प्रश्न बहुत आता है कि फलानी कहानी में फलाने पात्र की अवस्था क्या थी, उसकी उम्र क्या थी, तो कुछ संख्याएं आती हैं, कुछ स्थानों के नाम आते हैं, कुछ स्थानों के नाम आते हैं, वो हमें याद करने हैं कि कौन सी कहानी में किस स्थान का नाम है, किस पात्र की क्या उम्र रही है, वो हमें पढ़ना है, याद करना है। राजेंद्र बाला घोष की चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, माधव राव सप्रे जी की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद की ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राधिका रमन प्रसाद सिंह जी की कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, जैनेन्द्र की अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम, लालपान की बेगम, अज्ञे जी की गैंग्रीन, शेखर जोशी का कोसी का घटवार, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया है, चीफ की दावत, कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई का माता दिन चांद पर, ज्ञान रंजन का पिता, कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया और निर्मल वर्मा जी की परिंदे कहानी। परिंदे कहानी थोड़ी बड़ी है, लेकिन बाकी कहानियां इतनी बड़ी नहीं है कि जो हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाए। इनको हमें लाइन बाय लाइन पढ़ के ही तैयार करना है। बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, समझेंगे और ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये हमें पता करके याद करने हैं। कौन से कहानी संग्रह में है, प्रकाशन वर्ष, कहानी संग्रह में और कौन कौन सी कहानियां हैं, कहानी के पात्र, भूमिका हमें पढ़ लेनी है। संख्या वाला कोई अगर स्थान का नाम कोई संख्या आती है वो हमें याद कर लेना है। तो कहानी वाली जो यूनिट है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, तो इसके बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। हिंदी नाटक में हमें उसी प्रकार हमें प्रकाशन वर्ष याद करना है। रचनाकारों का हमें क्रम याद रखना है, रचना का हमें क्रम याद रखना है। और नाटक भी जो है बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, इन्हें हम लाइन बाय लाइन पढ़ के तैयार करेंगे। इनमें जो है खंड विभाजित किए हुए हैं नाटकों में, वो खंड हमें पता होने चाहिए नाटकों के, इससे भी प्रश्न आता है। तो नाटकों में हमें क्या क्या पढ़ना है? भारतेंदु का अंधेरी नगरी और भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, पात्रों के नाम, इनके खंड, खंडों के नाम और खंडों का क्रम भी आता है। किस खंड में कौन सी पंक्तियां हैं वो हमें पता होना चाहिए, खंडों का क्रम हमें याद होना चाहिए, किस खंड का क्या नाम है ये हमें याद होना चाहिए। रचनाकारों का क्रम और रचनाओं का क्रम हमें 100% याद होना चाहिए। मिलान वाला और क्रम वाला प्रश्न इनसे आता ही आता है। पात्रों के नाम, पात्रों वाला भी प्रश्न आता है। हर एग्जाम में नाटकों से यही प्रश्न आते हैं, तो इन्हें हमें तैयार कर लेना है। धर्मवीर भारती का हमें पढ़ना है अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर की आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी,
शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्रनाथ अश्क का अंजो दीदी, मनु भंडारी का महाभोज। ये नाटक हमें तैयार कर लेने हैं और इसमें से हमें लाइन बाय लाइन नाटक को हम पढ़ेंगे भी, उसके साथ के साथ नोट्स भी बनाएंगे। उसमें जानकारी ये सभी होनी चाहिए। ये जानकारी हमें याद रखनी ही पड़ेगी अगर हमें एग्जाम क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं। इकाई नंबर 9 हिंदी निबंध। थोड़े से बोरिंग हैं लेकिन इन्हें भी हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। भारतेंदु का हमें पढ़ना है दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। टोटल हमारे निबंध लगे हुए हैं 11 के 11 निबंध जो हैं हम लाइन बाय लाइन तैयार करेंगे। कुछ निबंध जो हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं, काफी लंबे लंबे हैं। उनमें से जो है जो प्रमुख उनकी पंक्तियां हैं, जो उनके कथन हैं, जो बातें हैं, वो मैं आप लोगों को नोट करवा दूंगा। जो ठीक ठाक लेंथ वाले निबंध हैं वो हम लाइन बाय लाइन तैयार करेंगे। रचना और रचनाकारों का क्रम हमें इसमें याद करना है, जैसा कि नाटक वाली और उपन्यास वाली विधा में था। हमें निबंध संग्रह का पता होना चाहिए, कौन से निबंध संग्रह में कौन सा निबंध संग्रहित है। तो निबंध संग्रह हमें पता होना चाहिए, ऐसा प्रश्न भी आता है। निबंधों के पात्र हमें याद करने हैं, प्रकाशन वर्ष हमें याद करने हैं। प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति हमें पढ़ लेना है। बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि बालकृष्ण भट्ट का है ही नहीं, ये भी मिसप्रिंट है। शिव शंभू के चिट्ठे जो है ये बाल मुकुंद गुप्त का है, ना कि बालकृष्ण भट्ट का। ये है बाल मुकुंद गुप्त का। देखिए नेट वाले यूजीसी नेट वाले में तो ये गलत दिया ही हुआ है इसका। हरियाणा पीएससी वाला उसने भी जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है इस सिलेबस को, उसमें भी यही चला गया है। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट, असल में ये है नहीं, इसको चेंज कर लीजिए। बाल मुकुंद गुप्त जी हैं इसके लेखक। तो इनका जो क्रम है वो हमें बाल मुकुंद गुप्त जी के हिसाब से ही याद करना है। रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह जी का मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ राय जी का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर। नावर सिंह जी का संस्कृति और सौंदर्य। ये जो है निबंध हमें तैयार करने हैं। यूनिट 10 हम देख लेते हैं। इसमें आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं। रामवृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें, इस वाले एग्जाम में इससे प्रश्न आया था और मैक्सिमम चांसेस रहते हैं यहां से आए। महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा। तुलसीराम का मुरदहिया। शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में। मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी। विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा। इसमें जो है ये 14 रचनाएं लगी हुई हैं। किस रचना की कौन सी विधा है ये हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हमें याद कर लेना है। ये प्रश्न आ जाएगा कि फलाना जो है रचना वो किस विधा की है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, हमें सही ऑप्शन को चुनना है। तो विधा हमें याद होनी चाहिए। हरिवंश राय बच्चन जी का क्या भूलू क्या याद करूं। रमणिका गुप्ता का आप खुदरी। हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव। कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़। दिनकर जी का संस्कृति के 4 अध्याय, मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछले 2 बार से इससे प्रश्न बन रहे हैं। मुक्ति बोध जी का एक लेखक की डायरी, मिस प्रिंट है, लेखक नहीं एक साहित्यिक की डायरी है ये। एचपीएससी वाले भी इसको सही कर लीजिएगा, एक लेखक की डायरी नहीं बल्कि एक साहित्यिक की डायरी है इसका नाम, इसे अमेंड कर लीजिएगा। राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा। अज्ञेय जी का
अरे यायावर रहेगा याद। ये जो रचनाएं हैं हमारी यूनिट 10 में लगी हुई हैं, हमें इनको तैयार करना है। जिस प्रकार हम तैयार करेंगे हमारी अन्य गद्य विधाओं को, जैसे नाटक को, उपन्यास को और कहानी को हम जैसे तैयार करेंगे, उसी प्रकार से यूनिट 10 को भी हमें तैयार करना है। एक एक लाइन हम इनकी पढ़ने की कोशिश करेंगे। संपूर्ण जानकारी इनकी हम बटोरेंगे ऑथेंटिकेटेड बुक से। और आप लोगों के लिए जरूरी सूचना कि टारगेट बैच हमारा 2024 के लिए, दिसंबर 24 के लिए टारगेट बैच हमारा शुरू हो चुका है। यूनिट 2 की करीब 16-17 कितनी क्लासेस, 16-17 के आसपास क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। जो यूनिट 1 से है वो इंपॉर्टेंट मैं करवा चुका हूं। यूनिट 2 की जो है 16-17 क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट बन चुकी है। जिन्होंने तैयारी शुरू की है वो प्लेलिस्ट को जाकर देखें। जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है वो तो बहुत जरूर देखें। अगर आपने तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है तो यूनिट 2 आपकी नहीं हो पाएगी दिसंबर तक। इसलिए आप खाली ये क्लासेस देख लीजिए। ये क्लासेस देख लिया आपने, इनको पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आपको किसी भी और किताब को उठा के देखने की ही जरूरत नहीं है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो तैयारी हम अपने एकदम चौकस रखेंगे। दिसंबर 24 के लिए हमारा टारगेट है, इसमें हमें नेट जेआरएफ क्लियर करना ही है। जिसका नहीं हो पाया था पिछली बार या फिर जिसे लगता है इस बार नहीं होगा, आ जाइए मेरे साथ में पढ़िए और नंबर कमाइए, ज्ञान कमाइए, नाम कमाइए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और अच्छी नौकरी असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर किसी टीचर की जो आप चाहते हैं वो पाइए। जेआरएफ लेना चाहते हैं, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना अगर मन से आपने याद कर लिया, पढ़ लिया, तो जेआरएफ 100% आप लोगों को कोई रोक ही नहीं पाएगा। पीएचडी कीजिए आराम से, डॉक्टरेट कीजिए मेरी तरह और अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। आगे की क्लास होने वाली है हमारी भक्ति काल की, जिसमें हम सगुण भक्ति धारा को शुरू करने वाले हैं। साथ साथ में मैं सोच रहा हूं अभी एक क्लास और शुरू कर देता हूं जिसमें हम नाटक, कहानी, उपन्यास जो यूनिट 6 से लेकर और 10 तक है इनकी एक एक क्लास और शुरू कर देते हैं। उन्हें हम साथ साथ में तैयार करते रहेंगे। तो डेली 2 क्लास हुआ करेंगी, एक यूनिट 2 की और एक यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 इनमें से कोई भी एक शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल से कहानी वाली जो यूनिट है उससे अगर हम शुरू करें तो कहानी इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और कहानी हमारी जैसे जैसे तैयार होती जाएंगी हमारा आत्मबल बढ़ता जाएगा। देखिए इजी चीज को पहले कीजिए, उसके बाद में डिफिकल्टी लेवल अपना बढ़ाते रहिए। इससे क्या है आपका मनोबल बढ़ता रहेगा। अगर शुरू में ही आप सबसे मुश्किल चीज को, सबसे मुश्किल काम को पकड़ के बैठ जाएंगे तो उसको करते करते आपकी एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाएगी, आप इतने थक जाओगे या फिर ये हो सकता है कि आप बीच में ही छोड़ दो। इसलिए जो आसान लगता है वहां से शुरू कीजिए और बढ़ते बढ़ते अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते रहिए। टारगेट आप एकदम 100% अचीव करेंगे। तो ये सिलेबस हमने कंप्लीट पता कर लिया है, कौन सी किताब पढ़नी है, कहां से क्या मैटर हमें मिलेगा। जिसके पास कोर्स खरीदने का पैसा नहीं है तो बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है हमारा हिंदी सरोज ऑनलाइन पर, इसको सब्सक्राइब करके जाइए, सारी क्लासेस प्राप्त कीजिए, मेरे साथ में बैठकर पढ़िए। 100% आपको नेट जेआरएफ क्लियर करवा के दूंगा। जो मन से पढ़ेगा उसका ना हो तो ये मेरी गारंटी है, जो मन से पढ़ेगा उसका हो जाएगा। मेरी एक एक क्लास को ध्यान से देखेंगे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतनी सारी किताबों का बर्डन, इतनी सारी किताबें कौन पढ़ लेगा, नहीं पढ़ पाओगे। कुछ ना कुछ काम आप जरूर कर रहे होगे, खाली ये पढ़ाई का काम नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जिसके पास अगर इतना पैसा है कि वो खाली पढ़ाई कर रहा है तो उसको नौकरी की जरूरत नहीं है, या तो वो अपने शौक के लिए पढ़ रहा है या फिर उसके पास कोई और काम नहीं है। लेकिन जो काम करने वाला है
उसको अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, अपने जीवन का स्तर और ऊपर करना है, इसीलिए वो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बताता हूं, कागज पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, पेपर पेन पे नोट्स बनाइए और उस नोट से ही लास्ट तक पढ़िए। 100% आपका नेट जेआरएफ क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्य धारा शुरू करने वाले हैं। और सगुण भक्ति काव्य धारा जैसे ही खत्म होगी, तब हम प्रेमाश्रय काव्य धारा शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।